ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 20। मेरे भविष्य का आंशिक निर्णय। शायद संवत 1937 के प्रारंभ में ही पिताजी की बदली खुर्जा जिला बुलंदशहर को हो गई। खुर्जा सब डिवीजन है। पिताजी वहां के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नियत हुए। मैं भी शिवदेवी जी सहित उनके साथ ही चला गया। वेतन और भत्तों के 200 रुपए मैंने बचाए थे। उन्हें उस रकम में मिलाया जो कड़ों को बेचकर बच रही थी और पिताजी के आगे रखकर केवल कड़े बेचने और बिल अदा करने की कहानी उन्हें सुना दी। पिताजी मेरे स्पष्ट बर्ताव से प्रसन्न होकर बोले, तुझे नास्तिक कैसे कहते हैं? नास्तिक तो ऐसा सच्चा नहीं होता। पिताजी की सहानुभूति से मुझे बड़ा संतोष हुआ। बरेली के अंतिम 1.5 मास में कोई विशेष घटना नहीं हुई। खुर्जा में आकर पिताजी ने पेंशन लेने का विचार कर लिया। उनकी आयु 54 वर्ष हो चुकी थी। 55 वर्ष की समाप्ति पर संवत 1939 अर्थात 1882 ईस्वी में पेंशन मिल सकती थी। जून में पिताजी के पुराने हितैषी मिस्टर C.P. कारमाइकेल बुलंदशहर आए थे। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल होते हुए उन्होंने पिताजी को बनारस के मिर्जा रहमतुल्ला बेग वाले मुकदमे से मुक्त कराया था। कमिश्नर होते हुए उन्होंने डाकों आदि के मुकदमों पर पता लगाने पर पिताजी की बड़ी प्रशंसा की थी और अब माल के उच्च अफसर अर्थात सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकार से निरीक्षण के लिए आए थे। पिताजी शिक्रम पर उनसे मिलने गए। उस समय बुलंदशहर जाने के लिए चोला स्टेशन पर उतरना पड़ता था। मैं पिताजी के साथ गया। ग्राउस साहब कलेक्टर थे। यह मथुरा बहुत वर्षों तक रहे और तुलसीकृत रामायण के प्रसिद्ध अनुवादक थे। पिताजी मुझे उनसे मिलाकर कारमाइकेल साहब के पास ले गए। उसी के ठीक दूसरे कमरे में चले गए। मिस्टर ग्राउस भी तुलसीदास के प्रशंसक और मैं नास्तिक होते हुए भी गुसाई जी का भक्त। बड़ी मनोरंजक बातचीत हुई। इतने में कारमाइकेल साहब का चपरासी मुझे बुलाने आया। साहब ने मेरे पहुंचते ही कहा, मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हें मांग लिया है। तुम्हें 150 से 350 तक के ग्रेड में ले लूंगा और तुम 4 बरस में डिप्टी कलेक्टर बन के निकल जाओगे। मेरे साथ चले चलो। मैंने 2 महीनों का अवकाश मांग लिया और उसके पीछे इलाहाबाद अर्थात प्रयाग पहुंचने की प्रतिज्ञा की। कारमाइकेल साहब अपने आदमियों का पूरा पक्ष करने वाले थे और गोरे काले में कोई भेद नहीं जानते थे। शायद बंगाल के प्रसिद्ध गवर्नर लॉर्ड कारमाइकेल भी इन्हीं के कुल में से थे। जुलाई में एक खून के मुकदमे की तहकीकात करते हुए पिताजी ने रामायण की कथा सुना। घातक से जुर्म का इकबाल करा लिया। मुकदमा सेशन सपुर्द हुआ। सेशन कोर्ट मेरठ में लगता था। वहीं पैरवी के लिए पिताजी स्वयं गए। घातक को निश्चय हो गया कि यदि मैं अब दंड भुगत लूंगा तो मुझे आगामी योनि में इस पाप का फल भोगना न पड़ेगा। सेशन जज ने पिताजी को बाहर भेजकर मुलजिम को बहुतेरा समझाया, परंतु वह यही कहता गया कि अगले जन्म में दंड भोगने के लिए मैं इस पाप को नहीं छिपाना चाहता। परिणाम यह हुआ कि घातक को केवल 5 वर्ष कैद का दंड मिला। मुकदमे का जिक्र तो मैंने रामायण की महिमा दिखाने को किया है, परंतु पिताजी की मेरठ यात्रा का असर मेरे भविष्य पर बड़ा प्रबल पड़ा।
मेरठ में वह जालंधर के लाला डूंगरमल वकील से मिले। मेरे विषय में बातचीत हुई और पिताजी ने निश्चय कर लिया कि पेंशन पाने पर मुझे वकील बनकर उनके साथ रहना चाहिए और इसलिए चाकरी की गुलामी में मुझे नहीं पड़ना चाहिए। पिताजी स्वयं चाकरी से घबरा चुके थे और अंग्रेजों के न्याय पर उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं रहा था। इधर मैं सोच रहा था कि किसी प्रकार मिस्टर कारमाइकेल के साथ की हुई प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाऊं। अस्तु पिताजी ने मेरठ से लौटते ही अपना प्रस्ताव मेरे सामने रखा। मैंने प्रसन्नता से स्वीकार किया और मुझे जायदाद का प्रबंधकर्ता बनाकर तलवन भेज दिया गया और समझा दिया गया कि पौष 1937 अर्थात जनवरी सन 1881 ईस्वी से लाहौर की कानूनी कक्षा में प्रविष्ट हो जाऊं। सबसे बड़े भाई पिता से जुदा होकर अपना व्यापार करने लग गए थे, इसलिए मैं धर्मपत्नी सहित तलवन पहुंच गया और सारा काम भाई साहब से संभाल लिया। तलवन पहुंचकर एक ओर तो 3 बहियों का हिसाब चलाने लग गया और दूसरी ओर जमीनों की पैदावार की बटाई शुरू कर दी। पिताजी की आरंभ कराई हुई बैठक भी ठाकुर द्वारे के साथ बनवा दी और उसमें झाड़ फानूस भी लगवा दिए। 5-6 महीनों तक बराबर ग्राम का साहूकार बना हुआ तद्रूप ही हो गया। अन्य सब अवस्था तो ठीक हो गई, परंतु मद्य मांस का सेवन न छूटा। पढ़ना लिखना सब छूटा। दिन कटी शतरंज के खेल से होती रही। ठाकुर द्वारे की डेवड़ी शतरंजियों का अड्डा बन गई। मैं नास्तिक भी विचित्र था। मूर्ति पूजा और ईश्वर अवतार तो कहाँ, ईश्वर के अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं, परंतु कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकी ऐसी बढ़िया बना दी, झाड़ फानूस और लैंपों की रोशनी ऐसी चमका दी और प्रसाद ऐसा स्वादिष्ट बांट दिया कि तलवन का कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध ऐसा न रहा जो झांकी देखने न आया हो। फिर उस पर तुर्रा यह कि साथ साथ अंधी श्रद्धा का खंडन भी करता जाता। असल बात यह थी कि मैं पिताजी का कारिंदा था और इसलिए उनके नियत किए हुए त्योहार मनाकर उनकी आज्ञानुसार व्यय कर देता था। 3 वर्षों का अस्थिर जीवन पौष 1937 से मार्गशीर्ष 1940 तक अर्थात जनवरी 1881 से दिसंबर 1883 तक। नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः अर्थात संशयग्रस्त के लिए न यह लोक न परलोक और सुख भी नहीं है। पौष संवत 1937 अर्थात जनवरी सन 1881 के द्वितीय सप्ताह में ही लाहौर पहुंचकर रहने के लिए मकान की तलाश की। इसमें 2 सप्ताह लग गए। लॉ क्लास का नियम था कि 75% व्याख्यानों में उपस्थिति हुए बिना परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाता या अनुपस्थित होने के लिए छुट्टी लेने की कोई आवश्यकता न हुआ करती थी। मैं जनवरी के 3रे सप्ताह में प्रविष्ट हुआ। उससे पहले 8-9 काम के दिन हो चुके थे। प्रविष्ट होकर 2-3 दिन कानून की पुस्तक देखी। उससे पीछे फिर अंधे टाइप के अंग्रेजी नॉवेल और काव्य खरीद कर पढ़ना और पुरानी इमारतों में मटर गश्त लगाना शुरू कर दिया। उधर घर में भी कारिंदागिरी करनी थी। होलियों की छुट्टी में तलवन गया और कुछ दिन अधिक लगाकर 4-5 लेक्चर गंवाए। उन्हीं दिनों एक बख्शीश सिंह नामी आवारा गर्द मिल गया। लाहौर में एक रईस अताइयों की नाटक सभा बतलाकर उनके अभ्यास अर्थात रिहर्सल के समय मुझे वहां ले गया। फिर मुझे सलाह दी कि यदि सौदागरी की दुकान खोली जाए और साथ शराब का लाइसेंस भी हो तो लाहौर का सारा खर्च निकलकर कुछ बच भी सकता है। मुझे ख्याल हो ही रहा था कि अब पिताजी पर बोझ नहीं होना चाहिए।
बख्शिश सिंह की सलाह मानकर होलियों के समय तलवन से 500 रुपया ले आया। तलवन का सारा कोष तो मेरे ही अधीन था। सोचा कि सौदागरी में लाभ उठाकर रुपया फिर कोष में डाल दूंगा। बख्शिश सिंह मैनेजर बने। व्यय ही व्यय हुआ और मुनाफा कुछ नहीं। मेरी शिकायत पर मैनेजर ने उत्तर दिया कि अंग्रेजी शराब का लाइसेंस आते ही बिक्री बहुत बढ़ जाएगी। लाइसेंस के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर के नाम प्रार्थना पत्र लिखना शुरू किया। उस समय शंका और लज्जा ने आ घेरा और मैंने आधा लिखा हुआ पत्र फाड़ डाला। दुकान अनारकली में ली थी। उस शाम को पास के दुकान वाले ने मुझे मार्ग में आ घेरा और कहा, मैं बख्शिश की दुकान समझता था। आपका यहाँ आना वह दोस्ताना बतलाता था। आज मालूम हुआ है कि आप मालिक है। यह आवारा गर्द है। बाप ने इसे निकाल दिया है। अपना माल संभाल लीजिए। मैं दुकान में गया तो बहुत सा माल एक आदमी बांध रहा था और बख्शिश सिंह कुर्सी पर बैठा था। माल रखवा लिया। माल बांधने वाले ने 80 रुपए बख्शिश सिंह से लौटाए। उसकी जेब में 35 रुपए और मिले। वह भी रखवा लिए और उसे दुकान से निकाल दिया। शेष सारा माल 25 रुपए प्रति शतक घाटा उठाकर साथ वाले सौदागर के हाथ बेचा। मेज, कुर्सी, अलमारी भी सब नीलाम कर दी। दुकान के मालिक को 1 मास का किराया दे ही चुका था। उसने 15 दिनों में ही 1 मास की किराया हजम करके आगे के हर्जाने पर आग्रह न किया और मैंने केवल 250 रुपयों का घाटा उठाकर भी यही समझा कि बहुत सस्ते छूटे। यह सब करते कराते वैशाख का पूर्वार्ध समाप्त हुआ। इसके बाद कानून का अध्ययन भी शुरू हो गया और 2 महीनों तक नियम पूर्वक काम हुआ। परंतु पिताजी की आज्ञा आई कि श्रावण के अंत में भाई मूलराज जी की पुत्री का विवाह होगा, इसलिए मुझे शीघ्र तलवन पहुंचकर उसके तैयारी में लग जाना चाहिए। मुझे छुट्टियों से 15 दिन पहले ही चल देना पड़ा और फिर कुछ लेक्चरों में अनुपस्थिति लिखी गई। विवाह का काम जारी कर दिया। पिताजी को 250 रुपयों की हानि का पूरा वृत्तांत लिख दिया था। वह केवल 15 दिनों की छुट्टी पर आ सके। पिताजी ने ऐसा क्षमा किया कि उस 250 रुपयों का पता मेरे भाइयों को भी न लगने पाया। विवाह की समाप्ति पर पिताजी चले गए। भाई आत्माराम जिला गाजीपुर के किसी पुलिस स्टेशन के थानेदार थे। वह विवाह में छुट्टी लेकर नहीं आए थे। पिताजी के पास उनकी शिकायत आई हुई थी। मुझे आज्ञा हुई कि उनकी धर्मपत्नी को उनके पास पहुंचा दूं और उनकी अवस्था ठीक करने का भी यत्न करूं, जिससे व्यर्थ धन उड़ाने से वह बच जाए। भाई आत्माराम की धर्मपत्नी अपनी एक भतीजी को साथ लेकर चली। मार्ग में खुर्जा, बरेली, बनारस और गाजीपुर ठहरते हुए हम सब भाई साहब के थाने पर पहुंच गए। मेरे जाते ही सब अवस्था सुधर गई और मैं उनके पास 3-4 दिन रहकर और पिताजी के पुराने अर्दली जमादार को उनके विषय में समझाकर लौट आया। लौटती बार बनारस और बरेली में पुराने मित्रों के पास कुछ दिन अधिक ठहरा। फिर खुर्जे आया तो पिताजी ने ठहरा लिया। पेंशन की दरख्वास्त वह दे चुके थे, इसलिए बहुत सा सामान उन्होंने मेरे साथ भेजने के लिए बंधवाया था। अंत को तलवन सामान छोड़ और वहां का सारा प्रबंध ठीक करके मैं लाहौर पहुंचा। फिर बहुत से लेक्चरों में अनुपस्थिति लिखी गई। इस बार मैं अपनी धर्मपत्नी को साथ ले गया। इससे व्यय तो अधिक हुआ, परंतु पढ़ाई खूब हुई। परीक्षा तक मैंने पूरी तैयारी कर ली, परंतु अंकों को जोड़ने पर 75% के स्थान में मेरी उपस्थिति लगभग 70% तक निकली। एक और कारण भी मेरे लिए बाधक हुआ। प्रोफेसर महाशय 1 मास की छुट्टी पर गए और उनका स्थानापन्न कोई न मिला। यदि उन दिनों लेक्चर बंद न रहते तो शायद मेरी कमी पूरी हो जाती, परंतु अब क्या हो सकता था।
मैं निराश होकर घर लौट आया। इस अकृतकार्यता ने मुझे निराशावादी बना दिया। क्रमशः